सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। पवार का पलटवार। यूं तो पवार केंद्र की मोदी सरकार की कभी कभी तारीफ उनके द्वारा हो जाती है, लेकिन इन दिनों शरद पवार मोदी सरकार से बिफरे हुए हैं। और बिफरे इसलिए कि केंद्रीय एजेंसियां लगातार महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार और सरकार में शामिल तीनों दलों के उन नेताओं पर शिकंजा कस रही हैं जिन पर किसी तरह के करप्शन के आरोप लगे हैं या लग रहे हैं। 100 करोड़ की उगाही हर महीने कराने के आरोप में घिरे अनिल देशमुख हों या 1000 करोड़ की हेराफेरी में फंस रहे अजीत पवार, चीनी मिलों को कोऑपरेटिव बैंकों से कर्ज दिलाने के मामले में खुद फंसे हुए शरद पवार हों या फिर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की पत्नी के खिलाफ ईडी की जांच। मामले और भी हैं। सुशांत केस में सीबीआई जांच और ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन का मामला। यही नहीं, फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन एनसीपी के मुखिया को हर जांच में वेंडेटा पॉलिटिक्स की बू आ रही है। पवार लखीमपुर मामले में सीएम योगी का तो इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पालघर केस में उद्धव का बचाव करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के पॉलिटिशियन और मंझे हुए कूटनीतिज्ञ राजनेता शरद पवार को लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के मुंह से सत्ता छीनने के बाद उनके खिलाफ मोदी सरकार साजिश रच रही है। लेकिन उन सबूतों का पवार साहब क्या करेंगे जिन्हें अदालत ने भी पहली नजर में अहम माना। दरअसल महाराष्ट्र की अस्मिता की दुहाई देकर तीनों दल शायद खुद को कानून से परे समझना चाहते हैं। हालांकि पवार का ये दर्द समझा जा सकता है कि जब कई और दल भी करप्शन के ऐसे आरोपों से घिरे हुए हैं, तो फिर केंद्रीय एजेंसियों का रुख महाराष्ट्र की ओर क्यों? शायद इसीलिए विपक्षी एकता की कवायद के साथ साथ पवार केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी शिद्दत से हमला करने में जुट गए हैं। पवार का पलटवार कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के नेता प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप लोगों का। हमारे साथ में थोड़ी ही देर में डॉक्टर सीमा मलिक भी होंगी एनसीपी से, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन प्रदीप जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि आरोप केंद्र के ऊपर लग रहे हैं और केंद्र में सरकार बीजेपी की है जिसकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। आखिर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स को लेकर के जब विपक्ष कहता है कि जानबूझ करके इन एजेंसियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष जब केंद्र सरकार को लेकर के हमलावर होता है तो किसी ना किसी ऐसी एजेंसी का, फिर चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या इसी तरह की किसी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी की बात की जाए, उनका इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ही ऐसा क्यों लगता है? और आदरणीय शरद पवार जी एक चाणक्य की तरह जो राजनीति करते और करवाते हैं, उन्हें भी इस चीज़ का ज्ञात होना चाहिए कि आज के टाइम में पूरे विश्व में और पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र इतना बदनाम हो चुका है ड्रग्स को लेके कि डेली न्यूज और न्यूज़पेपर पे केवल और केवल महाराष्ट्र ही होता है ड्रग्स को लेके। क्या सुशांत का मरना क्या ये कहता है कि महाराष्ट्र के अंदर हर गली हर कूचे में ड्रग्स का, नशे का धंधा चलता है जी? क्या इस विषय में उद्धव जी क्यों नहीं बोलते, शरद जी क्यों नहीं बोलते? थोड़ा सा बोलना चाहिए कि आज के टाइम में जितनी शर्मिंदगी महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के बाल बच्चों को, वहां के सरकार को नीचा देखना पड़ रहा है, उस विषय में चुप क्यों है? और देख लीजिए एक और शर्मिंदगी की बात और क्या है, अगर किसी का बच्चा जो ड्रग्स के मामले में फंसा है और तथ्य उसके ऑलरेडी हैं, क्या उसमें एक मंत्री को आना चाहिए बीच में? क्या निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? जांच में सवालात उठा रहे हैं आप। क्या एनआईए ने इतना बड़ा जो पकड़ा स्ट्रैंगल, जो एक युवा पीढ़ी को खत्म करने जा रहा था, उस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन है? क्या 100 करोड़ की जो उगाही चल रही थी, क्या सीबीआई और जो खोला वहां के डीजीपी ने, क्या वो गलत है? क्या सब पूरे विश्व में नहीं देखा? क्या पूरे भारतवर्ष ने नहीं देखा? पूरे महाराष्ट्र ने नहीं देखा? कि अपनी बारी आती है तो चुप हो जाती है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। आपने पालघर की बात करी है अभी। पालघर में इन्होंने ना तो भूख हड़ताल करी, ना इन्होंने धरना करा, ना इन्होंने प्रदर्शन करा और चुप बैठे रहे। लखीमपुर खीरी कांड में देखिए किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को, जो एक आर्थिक राजधानी है, उसका चक्का जाम कर दिया। व्यवसाय लोगों के बंद करा दी जबरदस्ती, छीना झपटी हुई हमने, और क्या क्या देखा, शीशे तक फोड़े गए।
देखिए ये चीजें दर्शाती है कि आप अपने प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये ड्रग्स के मामले सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस के आने के बाद ही उजागर हुए? इससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार को कितना अरसा हुआ है? इससे पहले तो सरकार बीजेपी की ही थी, तो जिम्मेदारी सिर्फ महाविकास अघाड़ी की कैसे हो सकती है? इसका जवाब सर मैं चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए फडणवीस जी की सरकार थी तो फडणवीस जी के में टाइम पकड़ा गया ऐसा नहीं है, मगर इतने बड़े स्तर पे रोज रेड, रोज पकड़ाई, रोज बड़े सेलिब्रिटी पकड़े जा रहे हैं, ये किस चीज को कहीं दर्शाते हैं? क्या इनकी मदद जो तो नशे ये का सेलिब्रिटीज अचानक से थोड़े ड्रग्स लेना शुरू किए हुए होंगे? ड्रग्स तो पहले से लिया जा रहा होगा ना। कहा जा रहा है कि सालों इस्तेमाल कर रहे थे। आप ही की पार्टी की जब अगुवाई करती हैं, या फिर ये कहें कि आपकी पार्टी की हाँ में हाँ मिलाती दिखती हैं कंगना रनौत, तो वो तो सालों का डंका पीट रही हैं, कोई आज की बात तो नहीं है। देखिए अगर नशे के मामले में अगर कंगना जी का भी नाम आएगा तो बख्शा उन्हें भी नहीं जाएगा। नहीं, वो तो आरोप मैं बता लगाती दूं, है ना हाँ। कि बॉलीवुड की पार्टीज में अक्सर ड्रग लिया जाता है। उनका ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा, और वो बातें आज की नहीं बता रही हैं। जब कंगना रनौत ड्रग्स के किसी मुद्दे को लेकर के बयान देती हैं तो वो बयान तो काफी पहले से आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में वो भी नया चेहरा नहीं है। और जिस दरमियान की पार्टी का वो जिक्र कर रही हैं, उस दरमियान की अगर बात की जाए तो वहां तो सरकार बीजेपी की ही थी। हाँ देखिए उसमें मैं देखिए ऐसा है, उस समय अगर ये चीजें ओपन तो हुई और पकड़ी भी गई, ऐसा नहीं है, मैं कंगना जी की बात को बिल्कुल कहूंगा, मगर ऐसा ही क्यों है कि सरकार जब से उद्धव जी की आई है, कांग्रेस समन्वय सरकार शरद पवार जी की मिला के जो सरकार बनी है, ऐसा क्या उत्पन्न हुआ जो इतनी ड्रग्स, इतना नशे का धंधा इतनी तेजी से मुंबई में चल लेकिन रहा सर है? यहाँ से कि ड्रग्स अब की बात ओपन थोड़ी हो रही है। वेंडेटा पॉलिटिक्स को लेकर के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जब भी कोई आवाज उठाना शुरू करता है केंद्र सरकार के खिलाफ, अचानक से ईडी, सीबीआई, इस तरह की एजेंसीज उनके पीछे लगा दी जाती हैं ताकि आवाज बंद हो जाए। इसको लेकर के क्या आप कहेंगे? आप हम यहाँ जो बैठे हैं, रोज खाना और रोज कमाने वाले बैठे हैं, हमारे पीछे सीबीआई ईडी क्यों नहीं लगती? हमारे पीछे इंटेलिजेंसी क्यों नहीं लगती? ये उनके पीछे लगते हैं जिन्होंने कर रखा है। जो शरद पवार जी के भतीजे या भांजे हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी आपको पता है कि वो भी एक इंक्वायरी के दायरे में हैं, और खुद शरद पवार जी भी दायरे में हैं। क्यों है? क्या आज से हैं वो? क्या उन पे जो इंक्वायरी चल रही है? क्योंकि कोई भी एनआईए या सीबीआई जो अगर कोई तथ्यों पे किसी पे रेड करती है या पकड़ती है, उसके घर जाती है, क्या वो इसलिए नहीं जाती उस पे क्या नाम फ्री फंड में समय और चले गए? वो तो तब जाएगी, उनके तथ्य हैं, उनके खिलाफ सबूत हैं, तभी तो। अगर एक सेलिब्रिटी के लड़की को पकड़ा तभी तो पकड़ा कि उस पर तथ्य हैं, सबूत हैं, सर तभी तो बेलेबल पकड़ा ना। सेक्शंस थे, बावजूद इसके अभी तक जमानत के लिए जद्दोजहद हो रही है, तो सवाल तो उठने लाजमी हो जाते हैं ना। खैर मैं आपके पास वापस आऊंगी। अविनाश सिंह जी का रुख कर रही हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अविनाश जी, यहाँ पर विपक्ष की बात की जाए तो हालांकि आज शरद पवार कह रहे हैं, इससे पहले विपक्ष की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी यही कहती हैं कि जब भी केंद्र सरकार के खिलाफ कोई विपक्षी पार्टी आवाज उठाती है, उसे वेंडेटा पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है, बदले की राजनीति शुरू हो जाती है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज उनके पीछे लगा दी जाती हैं ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। आप इसको क्या इसी तरह से देखते हैं, या फिर सिक्के का दूसरा पहलू आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? प्रीति जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए जो शरद पवार जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है, जो वो कह रहे हैं, तो किस तरह का वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है? लोग जेल में क्यों नहीं है? ईडी अगर सरकार का काम कर रही है तो शरद पवार और उनके भतीजे को जेल में होना चाहिए था, वाड्रा पूरी की पूरी गांधी फैमिली को जेल में होना चाहिए था, संजय राउत को जेल में होना चाहिए था, नवाब मलिक और उनके दामाद को जेल में होना चाहिए था, और इस तरह के और भी कई लोग हैं जिनको जेल में होना चाहिए था। तो क्योंकि ये जेल में नहीं है तो शरद पवार को शायद अपनी बात को फिर से एक बार को सोचना चाहिए कि ये कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। शरद पवार डेमोक्रेसी का जो मजाक उड़ा रहे हैं महाराष्ट्र में, 3 हारी हुई पार्टी के साथ मिलकर के जो महाराष्ट्र में उगाही सरकार जो चला रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो मोदी जी और मोदी जी के सरकार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। दुनिया जानती है कि एनसीपी के नवाब मलिक पहले कचड़े का धंधा करते थे। जब भी वो बोलेंगे उनके मुंह से कचड़ा ही निकलेगा।
पूरी देश की जनता जानती है कि हर जगह शिवसेना ने मोदी जी का पोस्टर लगा करके सबका साथ सबका विकास बोल करके उन्होंने वोट पाया था। और कहां बैठे हैं जाकर के? उगाही सरकार के साथ बैठे हैं। नवाब मलिक को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार में उनके गृह मंत्री उगाही क्यों कर रहे थे 100 करोड़ की, और वो आज कहां है? क्या ईडी उनको जेल में नहीं डालेगी? क्या अगर आप राजनेता हैं तो आपको ये देश ने छूट दे रखी है कि कॉर्पोरेशन, आप चीनी मिलो, आप स्टेट को, आप पूना चले जाइए, वहां की सर, एक जमीन आरोप घोटाले। विपक्ष भी लगाती है, आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन विपक्ष का भी लगातार कहना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब तक कोई व्यक्ति विपक्ष में होता है, विपक्षी पार्टी का हिस्सा होता है, उसके खिलाफ इंक्वायरी चलती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होते हैं, लेकिन बहुत जैसे ही वो सिंपल। व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो जाता है, कहा यह जाता है कि गंगा नहा लिया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? प्रीति मैम, आप ये देखिए कि जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं, आप क्या प्रजापति को भूल गए? वो तो पहले सपा में थे, केस उन पे सपा पे जब वो थे तब वो लगे। चेहरे आपको याद होगा। मैं एक मिनट वो मैं पश्चिम बंगाल पे भी आऊंगा। वो पहले सपा में थे, जब वो भाजपा में आए, फिर इलेक्शन जीते, मंत्री बने, तो क्या आज वो जेल में नहीं है? आप बंगाल पे आ जाता हूं। बंगाल पे जितने भी लोग थे जो भाजपा में आए थे और आज वापस टीएमसी में चले गए हैं, क्या मुकुल रॉय को जेल भेज दिया? सर, मैं आपको इसी मुद्दे को लेकर के नवाब मलिक इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कुछ कचरा ही बोलेंगे। तारीख लगती तो सर पांडे नाम के एक वहां पे पीपी है, वो कहते हैं कि आज मुझे टाइम नहीं है। जज साहब ने कहा कि कल सुन लेते हैं, बोले कल मैं आऊंगा नहीं। कहने का अर्थ यह है कि उस सुनवाई को 3.5 महीने तक चलाना पड़ा और एनसीबी ने भरपूर कोशिश की कि जितना टाइम बाय हो सकता है इसमें किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली जमानत हो गई और 12 तारीख के दिन जज साहब ने दस्तखत किया और दस्तखत करने के बाद कल लोड 13 तारीख के दिन हुआ और चीजें आई। वो चार्जशीट जो है, वो जो ऑर्डर है, मैं आप लोगों को अभी उस पर शेयर करता हूं। उसके अंदर 2 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पैराग्राफ को आप देखेंगे तो ये जो दावा किया जा रहा था कि ये 200 किलो गांजा है, ये पूरी तरह से कोई 200 किलो गांजा उसमें नहीं मिला। कुल मिला के 7.5 ग्राम शाइस्ता फर्नीचर वाला के पास जो मिला वो मैरिजुआना है। 1 किलो वेजिटेटिव है, इस तरह का पॉजिटिव रिपोर्ट है। मैं वो भी रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने सीए रिपोर्ट करूंगा। बाकी सारी चीजें ये हर्बल टोबैको है, इस तरह से रिपोर्ट में आया है। मैं सीए रिपोर्ट आपको साझा कर देता हूं। सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है, तो आप नवाब मलिक को सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। जो 200 किलो गांजे की बात हो रही थी, ऐसी कोई चीज़ें भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने आई नहीं है, और बावजूद इसके किस तरीके से उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन के नाम पर किस तरीके से गुमराह करती हैं, सिर्फ और सिर्फ विंडेटा पॉलिटिक्स है, यही दोहरा रहे हैं नवाब मलिक। प्रदीप जी हमारे साथ हैं और साथ ही अविनाश जी। अविनाश जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, नवाब मलिक को लेकर के आप कुछ बातें रख रहे थे, अब मैं वही समझना चाहूंगी। मैं बंगाल की बात रख रहा था। नवाब मलिक, मैंने कहा वो कचरे के व्यापारी रह चुके हैं, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, और वो कोई नेता भी नहीं है। उनके यहाँ सिर्फ शरद पवार ही नेता है और उनके भतीजे। देखिए प्रीति जी, बंगाल की बात आप कर रहे थे, आप ये बताइए जो लोग भी भाजपा में ज्वाइन किए थे, चाहे वो मुकुल रॉय हो या कोई भी हो, क्या उन पर से केस हटा लिया गया? लेकिन उस दरमियान इन्वेस्टिगेशन हुई क्या सर? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जो है वो सरकार नहीं करती। मुझे एक चीज बताइए कि फिर आखिर विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं, तो इसमें गलत क्या है कि आपकी पार्टी में होते हैं, जब वो नेता जिनके ऊपर एलिगेशन है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं,
आपकी पार्टी में जब तक रहते हैं ना तो उनकी गिरफ्तारी होती है, ना ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती हैं, और अचानक से जब पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं तो बार बार उन्हें समन दिया जाता है, उन्हें पेश होने के लिए बोला जाता है। इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं कहते तो और किसे कहते प्रीति हैं? जी, बहुत सिंपल सी बात है प्रीति जी, क्या प्रजापति जी जेल में नहीं है? क्या आशीष मिश्रा जेल में नहीं है? आपने बाकी भी कुछ लखीमपुर नाम लिए, उनका क्या हश्र है इस वक्त, मैं वो जानना चाहती हूँ सर। जो भी, जैसे वाड्रा बाहर है वैसे वो भी बाहर है। नहीं तो जैसे वाड्रा के ऊपर भी आप चिदंबरम- तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। हैरानी की बात यह है कि एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है, तमाम तरह के आरोप भी लगाती है कि हमारे पास यही बहुत से सबूत मिले, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो यही पाती। तो- आखिर ये किस तरह की यही तो proof इन्वेस्टिगेशन है? यही तो प्रूफ है कि भाजपा कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो पूरी की पूरी गांधी जब परिवार चुनाव जेल पे आते नहीं, हैं, जेल पे होती। जब चुनाव आते हैं तब इन चेहरों को पूछताछ के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में आपकी एजेंसी न तो कार्रवाई करती है और ना ही कोई हमें रिजल्ट दिखता है। यही तो पूछ रहे हैं सर। देखिए, आप 2G का भी आपने मामला देखा होगा। ए राजा बाहर है, जिस दिन 2G का केस खुलेगा ए राजा और कन्नी मुनी जेल जाएंगे और जी। तभी सारे लोग चिल्लाएंगे वेंडेटा पॉलिटिक्स, वेंडेटा पॉलिटिक्स। उसी कोर्ट ने उनको बेल भी दिया है, वही कोर्ट उनका बेल भी कैंसिल करेगी और उसी कोर्ट की द्वारा वो जेल भी भेजे जाएंगे। तो जो कार्रवाई, जो कोर्ट की कार्रवाई है वो कोर्ट करता है, जो एजेंसी की कार्रवाई है वो एजेंसी करता है। इसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं होता है, या अगर रोल होता है तो बहुत ही लिमिटेड रोल होता है। इसमें कोई रोल नहीं। हाँ, ये प्रदीप बात जी। आपका कहना बिल्कुल, बात आपका कहना बिल्कुल जायज है कि इलेक्शन के दौरान कुछ ऐसे चेहरे सामने लाए जाते हैं तो फिर तो ये डेमोक्रेसी है प्रीति तो जी। सर उसको ये पॉलिटिकल यथार्थ- माइलेज लेने के रूप में क्यों ना देखा जाए? बिल्कुल पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। जनता के सामने यथार्थ लाया जाता है कि वाड्रा चोर है, इसकी क्वेश्चनिंग हो रही है, चिदंबरम चोर है, इसकी मतलब जनता questioning हो के रही सामने है। एक पिक्चर आप पोर्ट्रे करते हैं अपनी इन्हीं पोर्ट्रे नहीं एजेंसीज के करते, जरिए आप लाते कि हैं। वाड्रा चोर है पोर्ट्रे- या चिदंबरम चोर है, लेकिन गिरफ्तारी आपकी तरफ से होती नहीं है। और उसके बाद में जब नतीजे मिल जाते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है, तो फिर विपक्षी पार्टियां यही तो कहती हैं कि जानबूझ करके चुनाव के दरमियान हमें टारगेट किया जाता है, इस तरह की पिक्चर जनता के बीच में पोर्ट्रे की जाती है। प्रदीप जी, पहले मैं आपका जवाब प्रीति जी, चाहूंगा। एक मिनट खत्म कर लो प्रीति जी। जी। इस देश में हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव हो रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि हर 6 महीने पे कोई चेहरा सामने आता है? हर 6 महीने पे इस देश में कहीं ना कहीं भाजपा चुनाव लड़ती है, या नीचे से लेकर ऊपर तक हर महीने यहाँ चुनाव चलता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि हर महीने इनको जेल भेजा जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे सर, जेल ही तो नहीं भेजा जाता। सवाल ही तो यही है, इन्वेस्टिगेशन होता है लेकिन जेल नहीं भेजा जाता है। ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है? 3 महीने जेल में रह के निकले हैं। प्रजापति आज भी जेल में है, आशीष मिश्रा आज भी जेल में है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपने तरीके से काम करती है, कोर्ट अपने तरीके से काम करती है। प्रदीप जी, देखिए, आपने सही कहा। देखिए, कोई भी अगर कोर्ट में कोई विषय जाता है, क्योंकि तथ्यों पे चलता है कोर्ट और सबूतों पे चलता है कोर्ट। अगर कोई भी एजेंसी उस विषय को रख रही है, उस विषय पे अगर आ रही है, तो उसे अपने तथ्य मजबूत करके रखने पड़ेंगे। कोर्ट अगर कोई तारीख देता है पेश होने की, तो ये देख के नहीं देता है कि फलाने दिन चुनाव है या ढिमका दिन चुनाव है तभी ने पेशी किया जाए। हर चीज़, ये भी आपको पता है कि कितने लोग, चाहे वो जीजा जी हों चाहे साले जी हों, जितने भी सब जमानत पे हैं, पीछे तो साबित जमानत पे, सब हम सबको पता है। मगर क्या है, कोई भी एजेंसी जल्दीबाजी इसलिए नहीं करती क्योंकि आपने अगर जिसके विषय में आपने इंक्वायरी कर रहे हैं वो एक सर सूबे मुझे के एक चीज बड़े नेता बताइए, हैं। कितने घंटे तक पूछताछ होती या है? हमने- तमाम सबूतों को लाने के लिए कहा जाता है, लंबे चौड़े क्वेश्चनर बनाए जाते हैं और फिर उस क्वेश्चनर को मीडिया को ही लीक कर दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उसके बावजूद नतीजा ढाक के 3 पात। चलिए, मैं उदाहरण एक छोटा सा देता हूँ आपको। बरामदगी क्या हुई कभी, ये क्यों नहीं मैं बताया बहुत जाता? छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। हम्म, हमने लालू जी का देखा चारा घोटाला, कितना लंबा टाइम केस चला कांग्रेस के टाइम में, और आखिर क्या हुआ, लालू जी को जेल जाना पड़ा। और हमने देखा नरसिम्हा राव जी की सरकार का भी जो घोटाला चला, नरसिम्हा राव जी उस सरकार की वजह से अपने जेल जाना पड़ा। ये भी हमने आपने देखा। आप ये ना कहिए कि कोई जेल बचा हुआ है, जिसने जुर्म किया अच्छा, है सुशांत जाएगा। सिंह राजपूत केस का आप जिक्र कर रहे थे। आपने लंबी चौड़ी बातें की कि महाराष्ट्र की बड़ी किरकिरी हुई, बदनामी हुई, फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो आज की डेट में ड्रग्स में संलिप्त हैं। मुझे ये बता दीजिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, कई राउंड की इन्वेस्टिगेशन हुई, मीडिया का अच्छा खासा हो हल्ला भी हुआ, नतीजा क्या निकला? देखिए, रिया चक्रवर्ती हाँ, की गिरफ्तारी के अलावा और क्या? आज जो क्या ये मामला ड्रग्स का केस का संबंधित था
या खुदकुशी के लिए बिल्कुल, उकसाने बिल्कुल, का? बिल्कुल। मुझे ये जवाब आपने दे दीजिए। बिल्कुल देखिए, शुरुआत को देखिए, अगर ये आत्महत्या या हत्या जिसे हम कहें, हाँ। ये अगर ना होती और मीडिया ने जिस तरीके से अपना रोल निभाया इस चीज को लेके और तथ्य सर मैं तक वही तो पहुंची। समझना चाहती हूँ, मैं वही तो नतीजा आपको क्या बता रहा हूँ। निकला? नतीजा क्या हाँ, निकला? आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सामने लाते हैं, सेंट्रल एजेंसीज बीच में आती हैं, इन्वेस्टिगेशन तो होती है, नतीजा नहीं निकलता। यही तो कह रहे हैं बाकी तमाम पॉलिटिक्स के जितने भी चेहरे हैं। आपकी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, शरद पवार हैं, या फिर अभी नवाब मलिक को लेकर के जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, मैं यही तो समझना चाहती हूँ कि यही तो आरोप वो भी लगा रहे हैं। नतीजे कहाँ हैं? अगर आपके पास सबूत थे तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अनिल देशमुख के खिलाफ लगातार जिस तरीके से ईडी समन पे समन भेज रही है, क्या अब तक उनकी गिरफ्तारी होने ही जानी चाहिए थी? क्या आपको नहीं पता अनिल देशमुख जी को लेके पूरा पूरा का पूरा महाराष्ट्र की सर सरकार तो एक इतना साइड मौका खड़ी हो दिया गई थी? क्यों गया? यही तो सवाल है कि अगर देखिए, आपकी एजेंसी ठीक से आप काम एक कर रही होती हाँ, देखिए, तो पांडे जी, गिरफ्तारी आप होनी एक चाहिए थी ना। आप राज्य के गृह मंत्री पे हाथ डाल रहे हैं। सर तो आरोप भी तो छोटा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मगर उसके तथ्य भी होने चाहिए। जो हाथ डाल रहे हैं वो भी नौकरी करते हैं, उनके भी बच्चे हैं, सब चीजें देखनी पड़ती है। मतलब 25 अगर आप investigation के लिए एक्शन भी। लेंगे, नहीं, एक्शन अगर सरकार आप एक्शन नहीं ऐसे लेती किसी है। व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेंगे तो आप ये कह सरकार, रहे हैं कि आपके देखिए, सेंट्रल नहीं, एजेंसी के ये तो- नुमाइंदे अपनी ये- बीवी और बच्चों की चिंता करेंगे तभी किसी बड़ी हस्ती पर हाथ डालेंगे। इस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग होती है क्या? इन्वेस्टिगेशन होता है सर? क्या हुड्डा जी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री पूर्व हैं हाँ, और जो वाड्रा जी हैं, क्या जमीन घोटाले में नहीं गए जेल? जमानत पे नहीं है, पेश नहीं होना आपकी पड़ता एक सरकार मुजरिम है, की तरह? आपकी सरकार है। नहीं, सरकार दावा ये किया हाँ, गया था देखिए, कि जब सरकार हम बिल्कुल सत्ता है। में आएंगे तो उन्हें जेल में देखिए, विपक्षी पहुंचाएंगे, पार्टी कहती क्यों है, नहीं हुआ? विपक्षी पार्टी कहती है क्या? दावा किसने चलिए किया मैं बता, था? चल ठीक है, मैं कुछ छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूं आपको। कांग्रेस के साथ सम्मिलित थी सरकार आरजेडी की, और लालू जी की सरकार उसमें सम्मिलित थी, फिर भी कोर्ट ने जेल भेजा ना। क्या कांग्रेस ने बचा लिया? चलिए, डॉक्टर तो सीमा मैं मलिक यही हमारे कहना साथ चाह जुड़ गई रहा हैं, हूं एनसीपी से कि प्रवक्ता आप लोग- है। आ रही हूँ सर वापस आपके पास में। डॉक्टर सीमा, जिस तरीके से बीजेपी सरीके तमाम केंद्र से जुड़ी हुई पार्टीज जो हैं वो तो यही कह रही हैं कि क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं, एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, इसीलिए अब इस तरह के सुर निकल करके सामने आ रहे हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स का आरोप आपकी पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मैंने एक्चुअली अब लेट ज्वाइन किया, मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी, तो मैं कुछ पहले का सुन नहीं पाई हूँ। जी, पर जिस तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं, केवल इनकी बौखलाहट शो करता है और कुछ नहीं। और देखिए, जिस तरह से आज हर देश में हर आदमी जानता है कि जिस तरह से ईडी एंड सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, इस चीज को हर आदमी जानता है। किसी को आप शब्दों से, आप बुलाने से कुछ नहीं होता है। और माननीय श्री शरद पवार जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, कोई भी बात वो बिना तथ्य के नहीं कहेंगे। और आप बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है उसके बारे में हर आदमी जानता है। उसके लिए बैठ के मतलब मुझे तो पता नहीं एक्चुअली पहले क्या बातें हुई हैं और क्या है, कुछ भी मुझे कनेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि मैं इसलिए तो डॉक्टर सीमा, चलिए ठीक है, आप कनेक्ट नहीं हो पाई, आप कनेक्ट नहीं हो पाई। मेरा एक सवाल आपसे मैम, शरद पवार साहब दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अचानक से वेंडेटा पॉलिटिक्स कहां से आ गया? जी, शरद पवार साहब दिल्ली आते हैं, पीएम के साथ उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं इस मुलाकात को लेकर के। अब अचानक से ये वेंडेटा पॉलिटिक्स को लेकर के जो डेफिनेशन सामने आने लगी आपकी पार्टी की तरफ से और शरद पवार साहब की तरफ से, ये क्या हुआ अचानक? अगर कोई बुरी बात है तो हमारा ये फर्ज होता है कि हम उस बात को उठाएं। और हम लोग भी कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि यहाँ से एक नशा मुक्त भारत हो। अगर ड्रग का इशू है तो देखिए, वेंडेटा तो आपका लगता है हमें, सीधी सी बात है। वेंडेटा पॉलिटिक्स तो बीजेपी करती है, ना कि हम करते हैं। तो और देखिए आप किस तरह से एक एनसीबी कितनी बड़ी संस्था है, और जो भी हमने अगर उस पर कोई सवाल उठाया भी है तो पूरे नवाब मलिक साहब ने इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं और सब कुछ सबूतों के साथ उन्होंने चीजों को डिस्क्लोज करा है। और इस तरह से किसी के बारे में आप शब्द करने से कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता। मैं ये जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको मैं यही कहूंगी कि अगर आप देश के बड़े बड़े सम्मानित नेता के बारे में इस तरह की बातें करेंगे, तो उन्होंने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। आज इस देश में सीबीआई और जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इन संस्थाओं का, जो संवैधानिक संस्थाएं, और बहुत ही दुखद है। और इस बात को देश का हर नागरिक इस बात को जानता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठ के बोलने से कुछ नहीं होगा कि ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। सीमा जी, प्रदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। ईडी के छापे केवल बिल्कुल
सीमा जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, प्रदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जैसे आप मुझे, मैं थोड़ा सा यही कहूंगा, जैसे सत्ता के लोभी काम करते हैं, इस तरीके से शरद पवार जी के जो भतीजे या भांजे हैं, उन्होंने किस तरीके से सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए एक डुप्लीकेट लेटर दिया और सरकार में एक दिन के 24 घंटे के उप मुख्यमंत्री बने। ये सरकार चलाने वाले आप लोग, और उन्हें फिर उप मुख्यमंत्री बना रखा है। थोड़ा सा इसकी भी सफाई दे दीजिए। और ये भी बता दीजिए, जब वो कृषि मंत्री थे, जब एक ऑडिटोरियम में उनके गाल पे थप्पड़ लगा था, चक्कर आ गए थे, वो क्यों पड़ा था, उसके बारे में बता दीजिए। और आज आपकी सरकार आज ड्रग्स के ऊपर बोलती नहीं, इतना बड़ा शिप के अंदर जो ड्रग्स पार्टी चल रही थी उस पर मौन बैठी है, पालघर पे मौन बैठी है, नागपुर के जो बलात्कार हो उस पर मौन बैठी है। आप बिल्कुल बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते भैया? आप अगर आप राजनीति कर रहे हो तो प्रदेश से बाहर निकलिए ना। आपने अभी लखीमपुर को लेके आपने पूरा महाराष्ट्र जाम किया, तो अपनी सरकार को देख के, अपने प्रदेश की समस्या को देख के आपने कभी चक्का जाम नहीं किया। सीमा जी कभी नहीं बोलते उदय जी को, उद्धव जी जी को तो बताइए ना कम से कम। क्या बुरा कर दिया हमने अगर हम फार्मर्स के साथ खड़े हो गए? आप क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं उसके लिए? आज आज आठ लोगों किसानों को आप कुचल कुचल के मार रहे हैं, अगर हम उसके लिए जो आवाज पंजाब के उठाने अंदर, तो जो राजस्थान के अंदर जो एक दलित बच्चे को मार दिया गया, उसके लिए भी खड़े होइए ना। देखिए, ये फार्मर्स इशू के ऊपर एक नेशनल इशू है। और ये जो है ना, ये जो इस टाइप के डिबेट्स आप करते हो कि आप बोलोगे राजस्थान में क्या हुआ, हम बोलेंगे यूपी में क्या हुआ, इससे थोड़ा ऊपर उठिए, है ना। ये डिबेट्स देख के लोग बोर हो चुके हैं। मैं आपको बोलूंगी कि आप यूपी में क्या हुआ, आप जब शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, तो जब गाल पे थप्पड़ पड़ा था शरद पवार जी के, और उसकी पूरी विपक्ष ने भी और सरकार ने भी बहुत निंदा करी थी। और जिसने मारा था वो दिल्ली के स्वरूप नगर के लड़के ने, उससे पूछिए क्यों मारा था। पहली चीज मैं बता दूं, आज हमारे बीच में उपराष्ट्रपति जी नहीं है। उन्होंने खुद कहा अपनी सरकार को कि भाई आप महंगाई को लेके जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ये आक्रोश है जनता का। प्रणब दा का ये खुद स्टेटमेंट है, उसके बारे में बोलेंगे आप। और मैं एक और बता देता हूं, जब कृषि मंत्री थे तो एक सप्ताह के लिए बोला था प्रदीप जी, ये सब पुरानी बातें हो गई। प्रदीप जी, ये सब पुरानी बातें हो गई। इस तरीके से तो राजनीति नहीं होती है कि पिछली कुछ घटनाओं को लेकर के आप अपने आप को डिफेंड करें। मुझे ये बता दीजिए ना, जितने सवाल मैंने आपसे पूछे उसका जवाब तो आप दे नहीं पाए। वेंडेटा पॉलिटिक्स क्यों नहीं है? आपने रॉबर्ट वाड्रा से लेकर के जिन जिन नेताओं के बारे में आपने जिक्र किया, इन सभी लोगों को सीबीआई ने या फिर ईडी ने लगातार कई मर्तबा पूछताछ के लिए बुलाया। कई घंटों की पूछताछ हुई, नतीजा ढाक के 3 पात। महाराष्ट्र में आप अनिल देशमुख को लेकर के सवाल करते हैं। मेरा सवाल यह है कि ईडी के पास क्या इतनी पावर नहीं थी कि अनिल देशमुख को समन भेजा जाता है? वो 1 या 2 समन को ओवरलैप करते हैं, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी मुमकिन कर पाते। गिरफ्तारी सुनिश्चित तक नहीं हुई क्योंकि इसमें भी आपको बेनिफिट मिल रहा था। इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स क्यों ना कहा जाए? हाँ, बता देता हूं, राज्य सरकार ने गिरफ्तारी के लिए फोर्स नहीं दी। गिरफ्तारी का जो उसके नोटिस निकले थे, ईडी के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। ईडी के पास तो अगर रिजर्व फोर्स भेजते तो उसमें मैं अविनाश जी का रुख कर रहा हूं। अविनाश जी, राज्य की अविनाश जी, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल। एंकर साहिबा, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बस जल्दी से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, उनके 2 वैल्यूज होते हैं। एक तो मॉरल वैल्यूज होता है, राइट, और एक उनका अपना पॉलिटिकल वैल्यू होता है। एनसीपी के शरद पवार आज तक इस देश में बहुत कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, पर जब से उन्होंने वसूली सरकार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 100 करोड़ का जो मामला आया है, तो दिनों दिन उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। शायद उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। और ड्रग के मामले में नवाब मलिक जैसे लोग अगर कचरा उगलते हैं तो उससे भी ग्राफ नीचे आता है। महाराष्ट्र में कोविड का भी ग्राफ काफी ग्राफ नीचे आया। तो इन सब को ध्यान भटकाने के लिए आप वेंडेटा पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा शब्द होता है। एजेंसियां जो हैं वो वक्त पे ही काम करती हैं, और कई बार आप वाड्रा साहब ने कुछ गलत नहीं किया। कागज के तौर पे अगर आप देखें तो बिल्कुल सही काम किया। 2 पैसे में जमीन ली किसान की, उसको 10 पैसे में बेचा। उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं किया। पर क्या वाड्रा साहब को ये काम करने के लिए सीएम साहब ने मदद किया? जवाब है हाँ। अब ईडी और इस तरह की एजेंसियां को प्रूव करने में कि वाड्रा ने कुछ गलत किया है वक्त लगता है। आप ये समझिए कि जब सरकार मिल के चोरी करती है, सरकार तो एक बार आकर के चली गई, फिर दोबारा आई, मतलब एक पूरा टेन्योर 5 साल का पूरा किया गया,
उसके बाद दूसरे टेन्योर का भी 2 साल पूरा हो गया है। उसके बावजूद अगर अभी आप कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको वक्त चाहिए, तो ये आपकी जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं भूमिका है उसके ऊपर भी सवाल खड़े करता है, और शायद यही वजह है कि विपक्ष भी इसी मुद्दे को उठा रहा है। इस चर्चा में आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी आप स्टूडियो आए, अविनाश जी चर्चा में आप शामिल हुए, और डॉक्टर सीमा मलिक आपने एनसीपी का पक्ष रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।